आज हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो मीटिंग हुआ था ना वो हम कवर करेंगे। तो ये एमपीसी मीटिंग 54th मीटिंग है और पहला मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल 26 ओवरऑल देखें तो 54th मीटिंग। तो इसका चेयरमैन है हमारा आरबीआई गवर्नर, वो है श्री संजय मल्होत्रा। द अदर 5 मेंबर्स आर डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सौगठा भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और लास्ट पर्सन श्री एम राजेश्वर राव। प्लीज ये 5 लोग का नाम, गवर्नर प्लस द अदर 5, उनका नाम प्लीज याद रख लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये एमपीसी मीटिंग में हुआ था, वो है रेपो रेट को कम करना। सो रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। तो अब रेपो रेट है 6%। तो सारे यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है। यूनानिमसली का मतलब है कि सारे 6 लोग वोट किए हैं रेपो रेट को कम करने के लिए। ठीक है, तो रेपो रेट से लिंक है 2 रेट, वो है एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अब है वो 5.75%। दूसरा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो है 6.25%। एंड ऑल्सो बैंक रेट है 6.25%। प्लीज ये रेट, सारी रेट याद रख लीजिए। रेपो रेट 6%, एसटीएफ 5.75% और एमएसएफ है 6.25%। नेक्स्ट आरबीआई का जीडीपी प्रोजेक्शन देखेंगे। तो हाँ, आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि फाइनेंशियल 26 में इंडिया ग्रो करेगा 6.5% में, और Q1 6.5%, Q2 6.7%, Q3 6.6% और Q4 6.3%। अब सिर्फ ये डेटा याद रख लीजिए, वो बस है। ठीक है, तो फाइनेंशियल 26 का जीडीपी प्रोजेक्शन है एज पर आरबीआई, वो है 6.5%। सिमिलरली सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है 4% फॉर फाइनेंशियल 26, और Q1 3.6, Q2 3.9, Q3 3.8 और Q4 4.4। तो ये है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन। आपको ये याद होना चाहिए कि आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट है 4% विथ ±2%। आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शिफ्ट किया है फ्रॉम न्यूट्रल स्टैंस टू अकोमोडेटिव स्टैंस। ये न्यूट्रल स्टैंस क्या होता है एंड ये अकोमोडेटिव स्टैंस क्या होता है? न्यूट्रल स्टैंस में ना कुछ भी हो सकता है। आरबीआई इंक्रीज कर सकता है रेपो रेट को या डिक्रीज कर सकता है। दोनों साइड का डिसीजन ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट एनवायरनमेंट। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ना इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। इस न्यूट्रल में इन्फ्लेशन ग्रोथ दोनों फैक्टर्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस अकोमोडेटिव में क्या है ना, ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन अटेन हो चुका है या इन्फ्लेशन कुछ फेवरेबल हो चुका है। ठीक है, अब हम देखें तो इन्फ्लेशन है 4%, तो फेवरेबल रेंज में हो चुका है। तो अब हम ग्रोथ में फोकस करना चाहिए। अकोमोडेटिव मतलब इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए, लिक्विडिटी को और बढ़ाना चाहिए, और जो भी लोन मिलता है ना लोगों को उनको कम रेट में मिलना चाहिए। ये है अकोमोडेटिव स्टांस का मेन ऑब्जेक्टिव। इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, तो अब हम और ज्यादा ग्रोथ में फोकस करेंगे। ये है अकोमोडेटिव स्टांस का ऑब्जेक्टिव। तो आप देखें तो इन्फ्लेशन करंटली बिलो टारगेट। क्यों उन्होंने न्यूट्रल से अकोमोडेटिव स्टांस लिए हैं आरबीआई ने? वो है रीजन, पहला रीजन है इन्फ्लेशन करंटली बिलो टारगेट, इंप्रूवमेंट इन द इन्फ्लेशन आउटलुक। जो भी प्रोजेक्शन हुआ है ना Q1, Q2, Q3 में, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। थर्ड है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टनिटी द ग्रोथ आउटलुक इज मॉडरेट। तो इन्फ्लेशन आउटलुक तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन ग्रोथ का आउटलुक है वो मॉडरेट है, क्योंकि अनसर्टनिटी ग्लोबल अनसर्टनिटी के कारण ग्रोथ का आउटलुक मॉडरेट है। इसलिए हम ग्रोथ में फोकस करना चाहिए। और फोर्थ, so it is important for the monetary policy committee to continue supporting growth। तो इसीलिए ये चेंज हुआ है फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव स्टैंस। ये आप याद रख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन ना आपको मेंस में आ सकता है और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल क्या है, अकोमोडेटिव क्या है, वो पूछने का ना कम चांसेस हैं। लेकिन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेशन अचीव हो चुका है, ग्रोथ अचीव करने के लिए क्या स्टैंस लेना चाहिए आरबीआई को, न्यूट्रल या अकोमोडेटिव या हॉक। तो ये सब पूछ सकते हैं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट वाइज
प्लीज इसे समझाइए, ठीक है। न्यूट्रल में क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अकोमोडेटिव में क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट ऑन डेवलप एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, ये हम देखेंगे। पहला है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आरबीआई प्लान कर रहे हैं कि हम स्ट्रेस्ड एसेट्स को सिक्योरिटाइज करना चाहिए। पहला हम देखेंगे ये सिक्योरिटाइजेशन क्या है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देंगे, मानते हैं देयर इज अ बैंक ए, उनके पास बहुत सारे लोन्स होंगे ना। लोन 1 होते हैं हाउसिंग लोन, लोन 2 कार लोन, लोन 3 पर्सनल लोन, ऐसे बहुत तरीके के लोन होते हैं। ये बैंक एक क्या करेंगे ना, इसको पूल करेंगे, सारे लोन को एक ही साथ लेंगे और उसको सेल करेंगे एक एंटिटी को, और उस एंटिटी का नाम है स्पेशल पर्पस एंटिटी। इस एंटिटी को वो सेल कर देंगे, ये सारे लोन्स को पूल करके ये सारे लोन्स को वो सेल कर देंगे ये स्पेशल पर्पस एंटिटी को, और उसके बाद ये स्पेशल पर्पस एंटिटी ये इसको सिक्योरिटाइज कर देगा। मतलब ये बॉन्ड्स, सिक्योरिटाइजेशन मतलब ये बॉन्ड्स जैसे जनरेट करके इन्वेस्टर्स को देगा। इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और दीज बॉन्ड्स या दीज सिक्योरिटीज ना, इट विल बी बैक्ड बाय द लोन्स। रिमेंबर दीज सिक्योरिटीज दे आर बैक्ड बाय द लोन। इस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, ओके। और ये स्पेशल पर्पस एंटिटी बैंक ए को मनी देगा, अपफ्रंट मनी देगा, ठीक है। ये लोन सेल कर रहे हैं, इस लोन से इस लोन को बैकअप करके ये सिक्योरिटी स्पेशल पर्पस एंटिटी सिक्योरिटीज को बेच रहा है इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स इस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे बॉन्ड्स है ना, बहुत सारे बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये सब है ना, तो इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। वैसे ही सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो, इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसका बॉन्ड्स के बैकअप है, और इस बॉन्ड्स they are backed by the loans, okay. Certain bonds there are like there will be bonds that are backed by securities like houses or companies, ऐसे mortgage properties वो सब भी है। इसमें bonds का बैकअप या it is backed by the loans, okay. तो स्पेशल पर्पस एंटिटी क्योंकि उसने खरीद लिया है ये लोन्स को बैंक से, तो ये पैसा देगा बैंक को, ओके। नाउ व्हाई इज दिस बैंक एक्चुअली सेलिंग द लोन्स टू स्पेशल पर्पस एंटिटी, क्यों बेच रहा है ये लोन्स स्पेशल पर्पस एंटिटी को? पहला यही एक कारण है, मेन रीजन है कि ये बेच देगा, ठीक है, और उसको अपफ्रंट मनी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मनी से ये बैंक और कुछ लोगों के लिए लोन्स देगा, फ्यू न्यू बोरोवर्स के लिए, नए बोरोवर्स के लिए ये लोन्स देगा इस पैसे से। तो क्योंकि ये लोन, हाउसिंग लोन ना, ये 20 या 30 साल तक चलेगा, ठीक है। तो इनका बैंक ए का फंड वो 30 या 20 साल तक लॉक हो चुका है, तो अब ना वो फ्री हो चुका है क्योंकि उसको मनी मिल जाएगा फ्रॉम स्पेशल पर्पस एंटिटी, और उस मनी से वो नया लोन्स देगा नया बोरोवर्स के लिए। इसीलिए बैंक सेल करते हैं उनका लोन्स टू स्पेशल पर्पस एंटिटी। अब ये कर सकते हैं क्या? ये फ्रेमवर्क अब अवेलेबल है इंडिया में? हाँ अवेलेबल है, लेकिन बैंक सिर्फ उनका स्टैंडर्ड एसेट सेल कर सकते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी को, और उस स्टैंडर्ड एसेट को वो सिक्योरिटी बनाकर सिक्योरिटाइज करके बेच सकते हैं, या बॉन्ड्स बना के बेच सकते हैं इन्वेस्टर्स को, ओके। ऐसे ही है, स्ट्रेस्ड एसेट को नहीं है, स्ट्रेस्ड एसेट के लिए ये फ्रेमवर्क नहीं है, अब सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट के लिए ये फ्रेमवर्क है। स्टैंडर्ड एसेट जो वो लोन्स हैं जो EMI ठीक से पे कर रहे हैं, okay. This is a loan. Standard asset is a loan whose EMI, whose principal, whose interest are paid on a regular basis. इसमें कोई ड्यू नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ओवर ड्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको स्टैंडर्ड एसेट बोल रहे हैं। और इस सिक्योरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट ये स्टैंडर्ड एसेट में अब इंडिया में चालू है, बैंक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क, क्या ये चालू है? क्या ये चल रहा है इंडिया में? हाँ ये भी चल रहा है, लेकिन किस वाया होम? इसके बदले ना स्पेशल पर्पस एंटिटी ये स्ट्रेस एसेट नहीं खरीदेंगे, ये खरीदेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो दिस फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी देयर इन इंडिया, लेकिन कौन खरीदता है ये स्ट्रेस एसेट को? ये स्ट्रेस एसेट को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एसेट वो लोन है, NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनका EMI नहीं आ रहा है, उनका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बोरोवर्स नहीं पे कर रहे हैं, उनको ही हम स्ट्रेस एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो वो NPA बन चुका है, तो बैंक्स ये स्ट्रेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देगा
और फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटाइज करके बॉन्ड्स जैसे सेल करेंगे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसका पावर्स कौन दे रहा है? सरफेसी एक्ट। फॉर दिस पर्पस इफ यू सी एसेट रिकंस्ट्रक्शन दे डिराइव द पावर्स फ्रॉम सरफेसी एक्ट 2002। रिमेंबर द ईयर, रिमेंबर द एक्ट। ये काम करने के लिए कहां से ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पावर डिराइव कर रहा है? फ्रॉम सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। तो ये सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा है, हम इस काम स्पेशल पर्पस एंटिटी को भी करना चाहिए, क्योंकि ये ना स्पेशल पर्पस एंटिटी करने से ना इसका लिक्विडिटी बढ़ जाएगा और बेटर प्राइस भी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ अब ना ये स्ट्रेस एसेट सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद सकते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी प्राइस बोल रहा है वो ही प्राइस में बैंक ए सेल करना चाहिए। मानते हैं कि वो बैंक ए वो लोन्स 100 करोड़ के लिए बेचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एआरसी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ 30 करोड़ के लिए ये खरीदूंगा, 100 करोड़ के लिए मैं नहीं खरीदूंगा। तो बैंक हैज नो अदर चॉइस, ठीक है। तो उनको 30 करोड़ में ही सेल करना पड़ेगा, तो उनके लिए एक लॉस है। लेकिन स्पेशल पर्पस एंटिटी आने से ना एक और चॉइस मिलता है, बैंक इससे भी बात कर सकता है कि आई वांट टू सेल 100 करोड़। तो स्पेशल पर्पस एंटिटी बोल सकता है कि ठीक है, आई विल गिव यू 50 करोड़। तो ये बैंक के लिए एक प्रॉफिट है ना, एक ऑप्शन है उनके लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम ये सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क लाएंगे फॉर बैंक्स वेलफेयर एंड आल्सो फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क। ये सारे स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क का इंप्रूवमेंट के लिए भी ये सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट लेकर आएंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अंडर स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो इसका ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अब ये इट इज पब्लिश्ड फॉर पब्लिक कमेंट्स, ओके। पब्लिक उसमें कमेंट कर सकते हैं। बैंक एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है एनबीएफसी के लिए, और एनबीएफसी इस फंडिंग से ना वो लोन्स देते हैं वेरियस कस्टमर्स, ठीक है। तो ये है सोर्सिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ ना सिर्फ बैंक लोन दे रहा है एनबीएफसी को, और वो पैसे से एनबीएफसी लोन्स दे रहा है कस्टमर्स को। ये एक प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। आप फी देंगे, बैंक लोन दे रहा है और एनबीएफसी उसके लिए इंटरेस्ट या फी इन रिटर्न देंगे। इसमें प्रॉफिट या रिस्क शेयरिंग कोई भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस कोल लेंडिंग में ना ये एक रेवेन्यू शेयरिंग और रिस्क शेयरिंग दोनों भी होगा। मानते हैं कि एक कस्टमर है, ओके, उनको लोन चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कस्टमर है, उनको लोन चाहिए, वो एनबीएफसी जा रहे हैं लोन के लिए। तो एनबीएफसी दे रहा है लोन, लेकिन इसमें ना बैंक का भी एक शेयर होता है, क्योंकि ये एक कोल लेंडिंग अरेंजमेंट है। इंटरफेस है एनबीएफसी, कस्टमर सिर्फ एनबीएफसी के साथ बात करेगा और सिर्फ पैसा एनबीएफसी से लेगा। लेकिन इसमें ना कोल लेंडिंग बैंक का पैसा भी यहाँ इन्वॉल्व है, इसलिए इनको कोल लेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो भी पैसे दे रहे हैं, मानते हैं कि उन्होंने 1 लाख दिया है, एनबीएफसी ने 1 लाख दिया है इस कस्टमर को, तो एटलीस्ट इफ यू सी 20%, तो एनबीएफसी shall be required to retain minimum of 20% of the share of the individual loans on their book। तो 1 लाख दे रहे हैं ना, एटलीस्ट 20,000 एनबीएफसी का बुक में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और बाकी 80,000 इस बैंक का बुक में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये बैंक में बुक मतलब क्या है ना, ये लोन जो भी दे रहा है एनबीएफसी और बैंक दे रहा है, ये एसेट है ना। तो लोन्स आर एसेट टू बैंक और डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी टू बैंक। तो जो भी लोन ये दे रहा है एनबीएफसी और बैंक के लिए ये एसेट होगा। तो ये ना रिस्क और रेवेन्यू दोनों यहाँ डिवाइड होगा। एटलीस्ट 20% इस एनबीएफसी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 20% या उससे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन 20% से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब है कि 1 लाख रुपया दे रहा है ना ये कस्टमर को, इनका बुक में 18,000 या 15,000 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 20,000, एटलीस्ट 20% इनके बुक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और बैंक में एटलीस्ट रिमाइनिंग 80% रिफ्लेक्ट होगा। और इसके साथ उनका रिस्क और रेवेन्यू भी शेयरिंग होगा। रेवेन्यू मतलब ये कस्टमर इंटरेस्ट पे करेगा ना, वो है रेवेन्यू। तो वो उनके साथ एनबीएफसी और बैंक दोनों शेयर करेंगे। ये है को लेंडिंग अरेंजमेंट। ये को लेंडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनबीएफसी बहुत सारे प्लेस में है, ठीक है। एनबीएफसी कांटेक्ट करना बहुत आसान भी है, बैंक से ज्यादा एनबीएफसी कांटेक्ट करना बहुत आसान है, इसलिए बैंक प्रेफर को लेंडिंग विद एनबीएफसी, ठीक है। तो आज आप देखें तो ये को लेंडिंग अरेंजमेंट सिर्फ आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसी लोन्स में ही है, इसी कैटेगरी ऑफ लोन्स में ये को लेंडिंग अरेंजमेंट अवेलेबल है, जिसको हम सारे कैटेगरी में डेवलप करना चाहिए,
एक्सपेंड करना चाहिए। ये है इस फ्रेमवर्क, और इस फ्रेमवर्क में आगे काम करते हैं। ड्राफ्ट सर्कुलर बन चुका है, फाइनल सर्कुलर अब तक नहीं बना, तो एज ऑफ नाउ ये दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड बियॉन्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी। So this is applicable only to arrangements between bank and NBFC, only between bank and NBFC for priority sector loans, decided to expand the scope for co-lending and issue a generic regulatory framework for all forms of co-lending arrangement. ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ लोन के लिए ये एक्सपैंड होना चाहिए। इनका ड्राफ्ट सर्कुलर अब बन चुका है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड लोन होते हैं ना, तो अगेंस्ट गोल्ड लोन देते हैं, एनबीएफसी देते हैं, बैंक देते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, ये सब देते हैं अगेंस्ट गोल्ड। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस रिव्यू किया है, हम देखेंगे। तो पुट इन प्लेस अ हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सच लोन एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस रेगुलेटरी एंटिटीज। नेक्स्ट है address the concerns observed relating to some of the lending practices being followed and provide necessary clarity on certain aspects. Third, strengthen the conduct related aspects. तो ये सब इन्होंने करना चाहिए। हार्मोनाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका मतलब है कि ये गोल्ड का अगेंस्ट लोन दे रहे हैं, ओके। ये इसका फ्रेमवर्क, इसका प्रोसेस सारे एंटिटीज में सेम ही होना चाहिए ना। तो गोल्ड सेम है, ये गोल्ड या एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में गोल्ड दे रहे हैं, गोल्ड सबमिट कर रहे हैं, और नॉर्मल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में गोल्ड दे रहे हैं, दोनों गोल्ड एक ही होना चाहिए, एक ही होंगे ना। तो उनका प्रोसीजर क्यों डिफरेंट है, उसका प्रोसीजर भी एक ही होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क, इसका रेगुलेशन भी एक ही होना चाहिए, उसका प्रैक्टिसेस जो फॉलो कर रहे हैं ना वो भी एक ही होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल फाइनेंस, वेदर इट इज स्मॉल फाइनेंस या पब्लिक सेक्टर बैंक या आरआरबी या एनबीएफसी, कुछ भी हो, उसका सारा प्रोसीजर एक ही होना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस मींस हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस द रेगुलेटेड एंटिटीज। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें एक थिंग है एलटीवी, इसका मतलब है लोन टू वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि मानते हैं एक कस्टमर आ रहा है बैंक को और ये सबमिट करना है, गोल्ड का वैल्यू है 1 लाख और लोन एलटीवी का वैल्यू है उस बैंक में, बैंक ए में एलटीवी है 75%। इसका मतलब है कि बैंक अप टू 75,000 लोन दे सकता है अगेंस्ट दिस गोल्ड की, ओके। एलटीवी मतलब 75% मतलब है कि जो भी उस गोल्ड का वैल्यू है मैक्सिमम 75% वो दे सकता है, और ये वो दूसरा बैंक जा रहा है, वहाँ एलटीवी है 65%, तो उसका मतलब है कि वहाँ 65,000 तक वो लोन दे सकता है, वो बैंक वो कस्टमर को अप टू 65,000 तक लोन दे सकता है। एलटीवी रेशियो क्यों डिफरेंट है, दोनों भी बैंक में सेम ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही गोल्ड दोनों ही बैंक में लेकर जा रहा है ना, इट शुड बी सेम। इसीलिए ये बोल रहा है कि ये हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट, ये फ्रेमवर्क शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। और ये ना लेंडिंग प्रैक्टिसेस, कंडक्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस, ये सब बोल रहे हैं कि हम ऑप्शन, जब लोन नहीं पे कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन प्रोसीजर होते हैं, वो बेचकर वो ऑप्शन करके, वो गोल्ड ऑप्शन करके उस पैसे से वो लोन खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये ऑप्शन प्रोसीजर कॉमन होना चाहिए अक्रॉस ऑल एंटिटीज। और ये स्टोरेज प्रोसीजर भी, कैसे स्टोर करना है उस गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड को स्टोर करना बहुत सेंसिटिव है, तो ठीक तरीके से ये स्टोर करना चाहिए ना, तो स्टोरेज का प्रोसीजर ये सब कॉमन होना चाहिए अक्रॉस ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। यही है इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी, बैंक गारंटी, तो ये सब है ना नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। ये प्रॉमिस करते हैं पेमेंट के लिए फ्यूचर में, लेकिन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं होता है। फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड का मेन डिफरेंस है, फंड बेस्ड में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन में, टर्म लोन उसमें ना हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं फंड्स को, लेकिन ये नॉन फंड बेस्ड में ना ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल सर्टेन कंडीशंस आर मेट, इसलिए ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज बोल रहे हैं। और इसमें ना आरबीआई ने बोला कि नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज लाइक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, को एक्सेप्टेंस, they play a significant role in facilitating effective credit intermediation besides enabling seamless business transaction including trade transaction। ये है definition of non-fund based। इसमें ना आरबीआई ने बोला कि
बैंक को उस कस्टमर को नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देना चाहिए जिनके साथ ऑलरेडी एक फंड बेस्ड रिलेशनशिप है, जिनके साथ ऑलरेडी एक फंड बेस्ड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है, उन्हीं के साथ बैंक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देना चाहिए। मतलब है कि वो कस्टमर मानते हैं एक, ओके, ये ऑलरेडी ये बैंक के साथ कुछ फंड बेस्ड रिलेशनशिप, मतलब ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन एस्टैब्लिश होना चाहिए, ऑलरेडी ही शुड हैव गॉट द लोन एंड ही शुड बी पेइंग इट इन अ प्रॉपर वे। उस कस्टमर को ही हम नॉन फंड बेस्ड देना चाहिए, यही ये आगे ने बताया है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। So to provide non-fund based facility to already established fund based facility customers. Next, enhancing transaction limit in the UPI. तो हम अब हमारा P2P person to person और person to merchant UPI transaction देगी तो it is capped at 1 lakh except for specific use cases. Certain cases में 2 lakhs और certain cases में 5 lakhs, जैसे education, medical, वो cases में 5 lakhs तक है। और अब NPCI ने बोला कि उन्होंने कंसल्ट किए हैं सर्टेन बैंक्स और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, इट मे अनाउंस एंड रिवाइज सच लिमिट। तो जो भी यूजर का नीड्स को देखकर ये इस लिमिट को और बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो इससे हमारा आज का न्यूज खत्म हो रहा है। ये एमपीसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, यहाँ से ना बहुत कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको लर्न करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। एंड आई नो that it's been a very long time since I posted a video in our YouTube channel. तो बहुत सारे लोग disappoint हो चुके हैं and upset हो चुके हैं। I'm really sorry for upsetting you and disappointing you. मैं बहुत बीमार हो चुकी थी और मेरी एक फैमिली, उसके बाद मेरी फैमिली मेंबर भी बीमार हो चुकी थी, इसलिए I had to take care. तो उसमें बहुत समय चल गया, इसलिए I couldn't even post any, I couldn't even make any post like मैं कल वीडियो कर दूंगी या 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, मैं नहीं बता कर पाई। really very sorry for it. आज से ना रेगुलर अपडेशन, रेगुलर अपलोडिंग, पोस्टिंग ऑफ वीडियो होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज इस वीडियो के बारे में बताइए और नेक्स्ट आपको आरबीआई में किस सर्कुलर, किस मास्टर सर्कुलर या किस रीसेंट सर्कुलर में आपको वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, प्लीज कीप सपोर्टिंग।